अगर पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, आईएएस ऑफिसर्स की बात करें, आईपीएस ऑफिसर्स की बात करें, इंडियन आर्मी से लेकर किसी भी इंस्टीट्यूशन को कश्मीरी पंडितों की किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करने दी गई। इंडियन आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उस समय मैं जानना चाहता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि अगर सरकार उनको ऑर्डर नहीं दे रही थी तो वो मतलब क्या महसूस कर रहे थे कि हम देश के नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, खुलेआम उनकी हत्याएं हो रही हैं, जबकि आर्मी के पास रॉकेट लॉन्चर्स, टैंक्स, AK-47 एक से एक सोफिस्टिकेटेड हथियार उस समय पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी के पास थे। नमस्कार दोस्तों, हॉक फीड न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का हर तरफ बोलबाला है। हर कोई इस फिल्म को देखकर भावुक हो रहा है। तमाम वीडियोज़ आपने इंस्टाग्राम पर देखी होंगी जहां पर लोग पिक्चर हॉल्स में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। अब राजनेता से लेकर अभिनेता तक हर कोई इस फिल्म की तारीफ करते थक नहीं रहा है। वहीं अब इस लिस्ट में एक्टर आमिर खान का भी बड़ा बयान सामने आया है। अभी हाल ही में RRR फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में आमिर खान को बतौर गेस्ट बुलाया गया था। जब मीडिया ने आमिर खान से फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने इस सवाल का खुलकर जवाब दिया। आमिर खान ने कहा, मैं कश्मीर फाइल्स ज़रूर देखूंगा क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री का वो पार्ट है जिससे काफ़ी दुख होता है। आमिर खान ने आगे कहा कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो बेहद गलत था। इस पर एक फिल्म बनी है कश्मीर फाइल्स, जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए। इसे देखकर हर देशवासी को ये याद करना चाहिए कि जब एक इंसान के साथ गलत होता है तो कैसा लगता है। इस फिल्म ने हर उस इंसान की भावना को टच किया है जो मानवता में विश्वास रखता है, और यही इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात है। आप समझ सकते हैं अगर इस तरीके का बयान इस समय आमिर खान दे रहे हैं तो जान सकते हैं कि इस समय बॉलीवुड पर कितना प्रेशर है, और अलतकिया करने से बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं और जो खान गैंग है वो बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब अगर आप इस फिल्म को खुलेआम नकारेंगे या उस फिल्म को अवॉइड करेंगे तो आपकी केवल छीछा लेदर होनी है। अब ऐसे में आमिर खान के पास इस फिल्म की तारीफ करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है, और ऐसा करके उन्होंने बॉलीवुड की जो इमेज वॉशिंग करी है, इस बात के लिए आमिर खान को सच में सैल्यूट करना चाहिए कि कड़वा घूंट पीकर भी भले ही उन्होंने झूठ बोला हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड की इमेज वॉशिंग उन्होंने ये बयान देकर कर दी है। और बाकी आमिर खान इस फिल्म को कितना पसंद करते हैं कितना नहीं, ये बात तो हम भली भांति जानते हैं कि कश्मीर फाइल फिल्म जब आमिर खान ने देखी होगी तो असलियत में तो उनकी बुरी तरह जल गई होगी। लेकिन वही वाली बात है कि अलतकिया है, मुँह पर कुछ और मन में कुछ और। अब इसी बीच चाइना से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल चाइना में एक बड़ी विमान दुर्घटना हो गई है। 133 यात्रियों को लेकर जा रहा प्लेन चाइना में क्रैश हो गया है। चाइनीज़ मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक बोइंग 737 ने 133 यात्रियों को लेकर उड़ान भरी थी, लेकिन वो अचानक क्रैश हो गया है। अभी ये बात भी साफ नहीं हो पाई है कि विमान किस वजह से दुर्घटना का शिकार हुआ। आशंका ये जताई जा रही है कि विमान में सवार सभी यात्रियों की हादसे में मौत हो गई है, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करी गई है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चाइना की ईस्टर्न एयरलाइंस का विमान कनमिंग से गुनांगझोउ जा रहा था और गुआंगजी प्रांत के नज़दीक अचानक इस विमान में आग लग गई और वो पहाड़ों के बीच में गिर गया। घटना की खबर मिलते ही राहत और बचाव टीमें मौके के लिए रवाना हो गई हैं। चलिए आइए अब फिर से बात करते हैं कश्मीर मुद्दे पर और जानते हैं कि वो कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार का एक गहरा इतिहास और हर एक बात जो सालों से इस देश के लोगों से छिपाई गई। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं कश्मीर फाइल्स फिल्म से। आज देश भर में कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की बात हर जगह हो रही है। दशकों के बाद ऐसा हुआ है जब एक फिल्म जिसमें कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, कोई बड़ा बजट नहीं है, इसे किसी बड़े फिल्म निर्माता और किसी बड़े निर्देशक ने नहीं बनाया है, और ना ही इस फिल्म के पीछे कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन इसकी कोई पब्लिसिटी और मार्केटिंग भी नहीं हो रही है। फिर भी इन सब के बावजूद द कश्मीर फाइल्स फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, और अब तक ये फिल्म 86 करोड़ से भी ज़्यादा कमा चुकी है। इससे ये पता चलता है कि अगर कंटेंट अच्छा हो और अगर वो दिल को छू जाए तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। अब ये बात सच है कि कश्मीरी पंडितों का पलायन 19 जनवरी 1990 को शुरू हुआ था, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि इस पलायन की जो पृष्ठभूमि थी वो पिछले 10 वर्षों में तैयार हुई थी। इन 10 वर्षों में 9 साल 11 महीने तक देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस नरसंहार के लिए उसके 9 साल 11 महीने जिम्मेदार नहीं है। कमाल है। वहीं VP सिंह की सरकार का 1 महीना ही इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार था। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस एक एजेंडा जो है पुश करना चाह रही है कि BJP के राज में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ।
अब कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अत्याचार की जो शुरुआत है 1982 से मानी जाती है। उस समय श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा था। उस समय JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का नाम का आतंकवादी संगठन कश्मीर के आम मुसलमानों के दिमाग में ये जहर भर रहा था कि जब तक कश्मीरी पंडित कश्मीर से नहीं जाएंगे तब तक उन्हें उनका हक और नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये उस दौर की बात है जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला थे, यानी कि उमर अब्दुल्ला के पापा। अब कश्मीरी पंडितों के खिलाफ धीरे धीरे नफरत जिस तरीके से बढ़ती चली गई कि 3 फरवरी 1984 को ब्रिटेन में भारत के एम्बेसडर रविंद्र महात्रे को JKLF के आतंकवादियों ने अगवा किया और वो JKLF के संस्थापक और आतंकवादी मकबूल भट्ट की रिहाई की मांग करने लगे। जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो आतंकवादियों ने रविंद्र महात्रे की हत्या कर दी और बाद में 11 फरवरी 1984 को मकबूल भट्ट को भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इससे कश्मीर में दंगे शुरू हुए और कश्मीरी पंडितों के घरों को निशाना बनाया गया। ये सब कुछ तब हुआ जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। कश्मीर में 1984 में भी दंगे हुए थे और उस समय भी इंदिरा गांधी ही देश की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अप्रैल 1984 को जगमोहन मल्होत्रा को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाकर भेजा। अब यानी ये जो लोग इस तरीके की भ्रम फैला रहे हैं कि उस समय जगमोहन मल्होत्रा जब वो BJP के थे, ये बातें गलत है कहीं ना कहीं। और सच्चाई तो ये है कि जगमोहन मल्होत्रा इंदिरा गांधी के खासम खास थे। जैसे टिमोन पोंबा है ना, तो मेरे खासम खास दोस्तों, ये गुलाम मोहम्मद कौन है? ये वही हैं जिन्हें 1990 में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब उस समय जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में मुसलमान कर्मचारी नमाज पढ़ने की मांग कर रहे थे। इसके लिए वो वहाँ बने एक प्राचीन मंदिर को तोड़वाना चाहते थे। ये बात जैसे ही गुलाम मोहम्मद शाह को पता चली, उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दे दिया, जिससे तनाव बढ़ गया और दक्षिण कश्मीर के इलाकों में विरोध करने वाले कश्मीरी पंडितों के घर जला दिए गए। अब ये सब भी तब हुआ जब देश में राजीव गांधी की सरकार थी, लेकिन राजीव गांधी ने इन दंगों को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, बल्कि वो उस समय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में व्यस्त थे और चर्चित शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की बात कर रहे थे। यानी कि राजीव गांधी यदि चाहते तो 1986 के दंगों के समय ही कश्मीर को लेकर कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि साहब वो तो एलीट लोग थे। अब कश्मीरी पंडितों का दर्द से उनको आखिर लेना देना क्या था? अब साल 1989 में हालात और ज़्यादा बिगड़ गए और जब कश्मीरी पंडितों की हत्याएं सरेआम होने लगीं, तब भी राजीव गांधी का ध्यान जो है कश्मीर की तरफ नहीं था, बल्कि वो उस समय के लोकसभा चुनाव में व्यस्त थे और वो किसी भी तरीके से सरकार बनाने के बारे में ही बिजी थे। जबकि कश्मीर में जो हालत थी वो दुनिया देख रही थी और उस समय के राज्यपाल जगमोहन जी ने राजीव गांधी जी को 2 चिट्ठियाँ भी लिखी थीं, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर में किया है। जब राजीव गांधी कश्मीर के हालात को नज़रअंदाज कर रहे थे, उसी दौरान जुलाई 1989 को जगमोहन का राज्यपाल के तौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था और वो जम्मू कश्मीर से दिल्ली लौट आए। इसके बाद कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जिस तरीके से अत्याचार का एक दौर शुरू हुआ, 14 सितंबर 1989 को कट्टरपंथी लोगों ने पंडित टीकालाल टपलू की खुलेआम हत्या कर दी। ये कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने के लिए की गई पहली बड़ी हत्या थी। उस समय कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन नहीं थे और टीकालाल टपलू का कश्मीरी हिंदू समाज में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड था और जिस तरीके से पहले RSS और भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए तमाम जो हिंदूवादी नेता थे, उनकी लगातार सिलसिलेवार हत्याएं करी गई। जब किसी भी समाज में उस समाज के जो लीडर्स हैं, यदि आप उन लीडर्स को ख़त्म कर देते हैं तो जो समाज है वो कहीं ना कहीं एक भेड़ चाल चलता है। अब यदि किसी समाज से उसके लीडर्स को ही ख़त्म कर दिया जाए तो सिविलियंस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसके बाद कोई बगावत कर सकें। तो जिस तरीके से कश्मीर में एक स्ट्रैटेजिक तरीके से एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों के पहले लीडर्स का सफाया किया गया, उसके बाद कश्मीरी पंडितों का एक सपोर्ट सिस्टम है, जो स्टेट मशीनरी जो है, अगर पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, IAS ऑफिसर्स की बात करें, IPS ऑफिसर्स की बात करें, इंडियन आर्मी से लेकर किसी भी इंस्टीट्यूशन को कश्मीरी पंडितों की किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करने दी गई। हालांकि इस बारे में मैं एक सवाल लगातार उठाता रहा हूँ कि उस समय जो देश में बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, चाहे वो इस देश की आर्मी हो, जो कि मैं मानता हूँ भारतीय आर्मी का हम बहुत सम्मान करते हैं और उन्हीं के कारण आज मुझे इतना फ्रीडम है कि मैं आज आर्मी पे भी प्रश्न उठा सकता हूँ। अब मैं कोई कन्हैया कुमार नहीं हूँ, मैं खुद इस देश की आर्मी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये बात है कि उस समय इंडियन आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उस समय मैं जानना चाहता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि अगर सरकार उनको ऑर्डर नहीं दे रही थी तो वो मतलब क्या महसूस कर रहे थे कि हम देश के नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, खुलेआम उनकी हत्याएं हो रही हैं, जबकि आर्मी के पास रॉकेट लॉन्चर्स, टैंक्स, AK-47, एक से एक सोफिस्टिकेटेड हथियार उस समय पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी के पास थे। बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, तमाम लोग
मतलब जो कर सकते थे, अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर सरकार आपको ऑर्डर नहीं दे आप कुछ नहीं कर सकते। तो यदि सरकार आपको ऑर्डर नहीं देती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? कल को किसी और राज्य में भी ऐसी परिस्थिति होती है और भारतीय आर्मी को अगर आदेश नहीं मिलता है सरकार की तरफ से लोगों की सुरक्षा करने का, तो ये हम इनकम टैक्स किस लिए पे कर रहे हैं मेरे भाई? अब सीधी सी बात यह है कि कुछ लोग कहेंगे कि सर्टिफिकेट दे देंगे, आप भी देशद्रोही आर्मी के खिलाफ बोले। मैं आर्मी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भारतीय आर्मी का बहुत सम्मान करता हूँ और ये बात जानता हूँ कि आज ये प्रश्न उठाने की भी आज़ादी मुझे इस देश की आर्मी के कारण ही मिली है। लेकिन जो प्रश्न अपनी जगह वाजिब है वो वाजिब है, और मैं ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ प्रश्न उठा रहा हूँ। हो सकता है इसका सही उत्तर मेरे पास ना हो, यदि आपके पास हो तो आप कमेंट में लिखिए। और मैं किसी बड़े आर्मी ऑफिसर से इस बारे में चर्चा भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं सच में जानना चाहता हूँ कि उस समय इंडियन आर्मी क्या कर रही थी, हो क्या रहा था कश्मीर में। क्योंकि इंडियन आर्मी शुरू से ही कश्मीर में हेवीली डिप्लॉयड है। तो क्या इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को डराया गया था, सरकार की तरफ से धमकाया गया था? क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके की वामपंथी सरकार उस समय थी, वो किसी भी सूरत में कश्मीरी पंडितों की कोई मदद नहीं होने देती। लेकिन ये भी समझना आवश्यक है कि जब क्राइसिस का टाइम चल रहा होता है, जब एक जिसे कहते हैं कि बेहद बुरे हालात होते हैं, तो उस समय कश्मीरी पंडितों के भी जो एक अफ्लुएंट समाज था, जो सुपर रिच लोग थे, उन लोगों ने कंट्रीब्यूट करके अपनी सुरक्षा के लिए जो भी नेसेसरी व्यवस्था थी, चाहे उसके लिए हम बात करें हथियारों की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, अगर किसी व्यक्ति को, उसके परिवार को AK-47 से कुछ लोग भून रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में आत्मसुरक्षा के लिए हथियार रखना भी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कानून तब तक ही वैलिड है जब तक वो AK-47 से ना चले। अब यदि AK-47 ही किसी जगह पर कानून बन जाए तो वहाँ पर कानून के हिसाब से नहीं, ऐसी परिस्थिति में आपको अपने परिवार की आत्मरक्षा के हिसाब के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप है वो आपको लेना पड़ेगा। और उस समय जो कश्मीरी पंडितों का भी जो एलीट समाज था, उनमें से तमाम लोगों को यही लगता रहा कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हिंदू समाज की ओवरऑल ही एक ऐसी आदत है कि चाहे कितनी भी कोई समस्या हमारे सिर पर आकर पड़ी हुई हो, हम यही सोचते हैं कि ये जो भी है सरकार ने ठीक करना है, हमने तो कुछ करना ही नहीं। और उस समय सरकार ने क्या किया, वो पूरी दुनिया के सामने है कि एक नेहरूवियन सोच थी उस समय की सरकार की, जिस तरीके की सेक्युलरिस्ट सोच थी, उसके कारण कश्मीरी पंडितों का खून जिस तरीके से खुलेआम कश्मीर की सड़कों पर बहाया गया, वो पूरी दुनिया ने देखा। तो सवाल हैं और अपनी जगह वाजिब हैं। अगर मेरी बात से आप लोग समर्थन रखते हैं तो कमेंट में इस बारे में चर्चा जरूर करें कि आखिर उस समय देश के तमाम बड़े बड़े ऑफिसर्स क्या कर रहे थे, चाहे आर्मी के हों या चाहे IAS ऑफिसर्स हों। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।